ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं FA1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपको इनिशियली 2 पेपर्स की बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, जैसे FA1 और MA1 की बिगिनिंग स्टार्ट होगी, राइट? ओके, ओके। मैंने आपको फर्स्ट मीटिंग जो हमारी लास्ट ओरिएंटेशन थी, उसमें सारी तफ़सीलात भी बताई थी कि किस तरह पहले FA1, MA1 होगा, फिर FA2, MA2 होगा, फिर F2, F3 होगा, इस तरह करके लेवल बाय लेवल आप चलेंगे। पहले बिल्कुल ग्राउंड से बेस बनेगी और फिर आहिस्ता, 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 आहिस्ता आगे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है? राइट? सो लेट मी राइट समथिंग। अच्छा देखो, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है जैसे आप फिजिकल क्लास में पढ़ते हो। गौर से सुनें। आप लोग मुझे देख भी रहे हैं, यस, फिजिकल क्लास में भी टीचर को देखते हो। फिजिकल क्लास में यू सी अ व्हाइट बोर्ड, तो यहाँ भी व्हाइट बोर्ड है जिस पे टीचर लिख रहा है, और कोशिश करें जिस तरह फिजिकल क्लास में कॉपी करते हैं उसी तरह कॉपी करें, बिल्कुल उसी तरह कॉपी करें, ठीक है? नॉर्मल जिस तरह लिखते हैं बिल्कुल वही चीज़ है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी करें, फिर हम आराम से डिस्कशन करते हैं। वेट, वेट, हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, बेटा प्लीज़ कॉपी करना शुरू कर दें, प्लीज़ कॉपी करें। अच्छा, मैं एक चीज़ लाज़मी चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे कम्युनिकेट करते रहें, बार-बार देयर इज़ अ चैट बॉक्स, जो भी आपने बात करनी है आप आराम से लिख-लिख के टाइप करके बात करें, सही?
प्लीज राइट, प्लीज राइट, प्लीज राइट। ये लिख लें। बेटा ये लिख लें प्लीज। लिख लें बेटा प्लीज। प्लीज लिख लो, कॉपी इट, प्लीज कॉपी इट। लिख लिया? मैं कॉपी लिखा फिर बात करता हूँ। बेटा ये भी लिख लें। लिख लिया बच्चों? एलिमेंट्स नहीं लिखने अभी आपने, सिर्फ ये यहां तक लिखना है, यहां तक लिखना है। 2 पेजेस लिखे हैं अभी तक मैंने। चलो बिस्मिल्लाह। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अपनी लाइफ में जब यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप की होती हैं। एक होती है पब्लिक सेक्टर, तवज्जो सुने, एक होती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तवज्जो मेरी तरफ। पब्लिक सेक्टर इदारे कौन से होते हैं? जो ओन्ड, और से सुने आगे बोले, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे होते हैं। जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पीआईए गवर्नमेंट ओन्ड है, रेलवे गवर्नमेंट ओन्ड है। इसी तरह गवर्नमेंट ओन्ड कुछ बैंक्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड है। इसी तरह एक दौर में हमारा जो के इलेक्ट्रिक था, के इलेक्ट्रिक भी गवर्नमेंट ओन्ड था। उसके बाद गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी अमीर नहीं है, हमारा बहुत गरीब मुल्क है, तो उन्होंने वो प्राइवेटाइज कर दिया, उसको बेच दिया, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच दिया।
बहरहाल जो इदारे गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड एंड कंट्रोल होते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इदारे। सही है, तो उसमें मैंने नाम लिखे हैं, पीआईए लिखा है, रेलवे लिखा है, इसी तरह के डिफरेंट और बैंक्स भी हैं। याद रहे कि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होती है। ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी सोर्स ऑफ कमाई भी होती है। यानी गवर्नमेंट पीआईए के थ्रू और दूसरी चीजों के थ्रू कमाती है, ये अलग बात है। ये अलग बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये इदारे लॉस में, करप्शन की वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से ये इदारे लॉस में। बहरहाल ये पब्लिक सेक्टर इदारे गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होती है। अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अ लिटिल क्विज, अ जनरल नॉलेज डिस्कशन। मुझे बताएं, सब सोच के बताएं, गवर्नमेंट के लिए और क्या चीज सोर्स ऑफ इनकम होती है? बहुत बड़ी चीज गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो क्या होती है? बताएं, गवर्नमेंट के लिए इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम होती है। यस, वेरी गुड, टैक्स, वेरी गुड, एक्सीलेंट। गवर्नमेंट के लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं टैक्स, जिसको हम बोलते हैं टैक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। और दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होती है पब्लिक सेक्टर इदारे। तो पब्लिक सेक्टर इदारे कौन से हैं? जो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट है। अच्छा, एक और एक्स्ट्रा बात सुन लो। नॉर्मली कुछ इदारे गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखती है जो लोगों की जरूरत से रिलेटेड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक, एक बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बगैर लोग सरवाइव भी नहीं कर सकते, ऐसे मसले हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई हो गया, रेलवे हो गया, पीआईए जैसी एक एयरलाइन भी गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए भाई, क्योंकि पीआईए वो इदारा है, देखो उसकी एक ऐसी मोनोपोली है कि यहाँ से आपको डायरेक्ट कनाडा जाना है तो पीआईए वो इदारा है जो आपको वन शॉट कनाडा उतार देता है, वन शॉट विदाउट एनी कनेक्टिंग फ्लाइट। तो कुछ चीजों में उसकी मोनोपोली होती है, तो वो मुल्क को बहुत बेनिफिट पहुंचाती है, नहीं मुल्क का ये पावर होता है, इसीलिए वो इदारे गवर्नमेंट के हाथ में रखे जाते हैं, वो इदारे गवर्नमेंट के हाथ में रखे जाते हैं, राइट। सेकंड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सादा सादा आसान तारीफ, आसान डेफिनेशन, ये वो इदारे होते हैं जो ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। इसके मालिकान कोई भी प्राइवेट बंदा हो सकता है, कोई भी प्राइवेट बंदा हो सकता है, सही है। अब ये जो होती है ना प्राइवेट सेक्टर इदारे, तीन फॉर्म में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन तीन फॉर्म में होती है, नंबर 1 सोल ट्रेडर, नंबर 2 पार्टनरशिप एंड नंबर 3 लिमिटेड कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर इदारे तीन तरीके से, तीन डिफरेंट फॉर्म में ऑपरेट करते हैं। पहला सोल ट्रेडर। व्हाट इज सोल ट्रेडर? सोल ट्रेडर का मतलब वन मैन ओन बिजनेस। सोल ट्रेडर का मतलब वन मैन ओन बिजनेस, यानी सोल का मतलब सिंगल, एक अकेला आदमी उसका ओनर है, अकेला आदमी उसका ओनर है। तो सोल ट्रेडर के फायदे ये हैं कि आपको जब चाहो बिजनेस स्टार्ट कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अच्छा, आप अकेले होते हो, तो एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप कोई खड्डेबाजी भी नहीं है। पार्टनरशिप में 3-4 पार्टनर्स हैं तो हर एक की राय लेनी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग से पहले सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारे मसले। पार्टनरशिप में ऐसा कोई मामला नहीं है, आप अकेले होते हो तो आपकी डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली फास्ट होती है। फिर जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा आपकी जेब में, जो भी प्रॉफिट होता है सारा का सारा नकद आपकी जेब में आ जाता है, राइट, ओके। जबकि एक इसका डिसएडवांटेज भी है, एक इसका डिसएडवांटेज भी है, तवज्जो सुने, प्राइवेट सेक्टर का, कि अगर लॉस होगा तो वो भी आपको अकेले बेयर करना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो वो भी आपको अकेले बेयर करना पड़ेगा, राइट। तो सोल ट्रेडर क्या है? वन, सोल मींस सिंगल, वन मैन ओन बिजनेस, वन मैन ओन बिजनेस, राइट, ओके। तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान हैं। ये सोल ट्रेडर हमने अपने माशरे में बहुत जगह देखा है, कितनी शॉप्स हमें ऐसी नजर आ रही होती हैं, कितने बिजनेसेस ऐसे नजर आ रहे होते हैं बेटा जो कि सोल ट्रेडर की फॉर्म में, सोल ट्रेडर की फॉर्म में है, ओके। नंबर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, अब सुनो, पार्टनरशिप में पहली शर्त यह है कि कम से कम दो लोग, एक आदमी होगा तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। पार्टनरशिप की पहली शर्त ये, कम से कम दो लोगों, कम अज कम दो लोगों का होना जरूरी है, सही है। एक बंदे से काम नहीं होगा, एक बंदे से काम नहीं होगा, कम अज कम दो लोग होना जरूरी, कम से कम दो लोग होना जरूरी है, ओके, राइट, पक्का। अब और मैक्सिमम इसमें जो कानून में लिमिट लिखी है वो 20 है। मैक्सिमम कानून में लिमिट लिखी हुई है 20 की लिमिट है, 20 मैक्सिमम होने चाहिए, राइट, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब पार्टनरशिप के भी एडवांटेजेस हैं कि पार्टनरशिप में आप सोचो, अगर सोल ट्रेडर में एक बंदा होता है ना, तो एक बंदा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे ला सकता है? एक हद तक पैसे ला सकता है ना। जबकि पार्टनरशिप में कितने सारे पार्टनर्स हैं, तो हर पार्टनर अपने साथ, कोई 1 करोड़ लेकर आ रहा है, कोई 2 करोड़, कोई अपने अपने पैसे लेकर आ रहा है, तो ज्यादा पैसा जमा हो सकता है, यानी ज्यादा बड़े लेवल का बिजनेस हो सकता है इन पार्टनरशिप। और सुनो, पार्टनरशिप में अगर 5 लोग, 5 पार्टनर, तो
हर पार्टनर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लेकर आएगा, हर पार्टनर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स लेकर आएगा, मेरे अपने जानने वाले होंगे, उसके अपने होंगे, उसके अपने होंगे, तो दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट योर बिजनेस, दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट योर बिजनेस, दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट योर बिजनेस। ओके राइट, ये पार्टनरशिप के फायदे हैं। सर पार्टनरशिप का नुकसान है? हाँ हो सकता है बिल्कुल। भाई पहली बात है, पार्टनरशिप में जब सारे पार्टनर होते हैं तो ये हमने देखा है, ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि कई बार पार्टनर्स के मूड नहीं मिल रहे होते, एक अलग सोच रहा होता है, एक अलग सोच का कायल होता है, तो दोनों इनके बीच में क्लैशेस हो रहे होते हैं। भाई वो बोलता है ऐसे काम होना चाहिए, दूसरा बोलता है ऐसे होना चाहिए, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आने के चांसेस होते हैं, डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कंपैरेटिवली स्लो हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, तवज्जो से सुने, पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज ये भी है, पार्टनरशिप का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर प्रॉफिट होगा तो वो अब बटेगा, जबकि सोल ट्रेडर में सारा का सारा आपकी जेब में जा रहा था, अब वो बटेगा, प्रॉफिट होगा तो बटेगा, प्रॉफिट होगा तो बटेगा, प्रॉफिट होगा तो बटेगा। अच्छा, एक चीज एक चीज मैंने, एक बच्चे ने सवाल किया है, मैं यहाँ बता दूं कि पार्टनरशिप का एक उसूल होता है, वो अभी हमारा वैसे पार्टनरशिप टॉपिक नहीं है, अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, पार्टनरशिप अभी हमारा टॉपिक नहीं है प्लीज। पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर, एक आध पार्टनर मर जाए ना तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जैसे 4 पार्टनर थे और एक आध पार्टनर मर गया तो पार्टनरशिप उसी वक्त डिसॉल्व, उसी वक्त खत्म हो जाती है। फिर नई पार्टनरशिप शुरू करनी है तो करो, वरना एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप खत्म। ओके, अब ये तो दो तरह की फॉर्म हो गई, एक हो गई सोल ट्रेडर, एक हो गई पार्टनरशिप। अब बताओ पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 लोग, मैक्सिमम कितने, 20। तो अब लोगों ने कहा क्यों ना एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए, ये कई सौ सालों की पुरानी बात बता रहा हूँ, लोगों ने कहा क्यों ना कोई ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें पूरे पूरे शहरों की इन्वेस्टमेंट हो, हर आम आदमी इन्वेस्ट करे, यानी 20 नहीं 20 लाख लोग इन्वेस्ट करें, करोड़ों लोग इन्वेस्ट करें, हर बंदा इन्वेस्ट करे, आम आदमी। तो फिर इस कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड कंपनी का। अब मेरी तरफ देखें, अगर कभी जिंदगी में लिमिटेड कंपनी को समझना हो, जरा स्क्रीन पे देखेंगे, अगर कभी जिंदगी में लिमिटेड कंपनी को समझना हो, अगर तुम्हें लिमिटेड कंपनी को समझना हो, गौर से देखें, तो आपके एक सेकेंड, हाँ सही है, सही है। अगर जिंदगी में कभी लिमिटेड कंपनी को समझना हो तो कंट्री को समझ लो, अगर लिमिटेड कंपनी को समझना हो तो कंट्री, कंट्री मुल्क को समझ लो। देखो बताओ, चलो देखो आमने सामने मैंने दो कॉलम बनाए हुए हैं, दो कॉलम तुम्हारे सामने आमने सामने बनाए हुए हैं, देख लें, इधर देखें, एक तरफ मैंने लिखा है कंट्री, एक तरफ लिखा है कंपनी, चलो सब इन्वॉल्व हो, बताएं। ये कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये किसका मुल्क है, ये मुल्क किसका है, बताओ ये मुल्क किसका है, जवाब दो, रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, ये मुल्क किसका है, पाकिस्तान किसका मुल्क है, हमारा मुल्क है, वेरी गुड, हमारा मुल्क है, वी आर द ओनर्स, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं। देखो पब्लिक है, इस मुल्क के ओनर कौन है, ये रिपब्लिक, इस मुल्क के ओनर कौन है, पब्लिक, अवाम, सही है। बताओ इस मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में, इस मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में, इस मुल्क का कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में, मुल्क का कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथ में। और इस गवर्नमेंट को हमने वोट दे दे के, याद है आज से 2 साल पहले हमने गवर्नमेंट को वोट दे दे के 2 साल पहले इलेक्ट किया था पब्लिक ने। फिर मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर सुने, ये कंट्री, ये कंट्री यानी पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये मुल्क किसका है, इसके ओनर्स कौन है, हम लोग, इसके ओनर्स कौन है, हम लोग ओनर्स हैं, सही है। पब्लिक, पब्लिक अवाम मासेस, पब्लिक अवाम मासेस, जनता इसके ओनर्स हैं, सही है। लेकिन इस मुल्क का कंट्रोल किसके हाथ में, इस मुल्क का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, इस मुल्क का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। और उस गवर्नमेंट को अपॉइंट किसने किया था, हम ही लोगों ने तो किया था, वोट दे दे के, याद है, अपॉइंट किया था। तो देखें ये एक लेफ्ट वाली चीज आपके सामने है। अब इधर आओ, इसके इसके सामने, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसी तरह आप देखो, ये कंपनी है लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। लिमिटेड कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं। यार शेयर होल्डर्स का लफ्जी तर्जुमा सोचो, नाम के मीनिंग सोचो, नाम के मीनिंग, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का लफ्जी तर्जुमा है, शेयर होल्डर का लफ्जी तर्जुमा है जिसके पास भी जिसके पास भी कंपनी का शेयर है, उसका कंपनी के ओनरशिप में हिस्सा है, वो मालिक है, शेयर होल्डर्स ओनर्स हैं। जिस तरह कंट्री के मालिक पब्लिक थी, कंट्री इस मुल्क के मालिक कौन है, इस मुल्क के मालिक कौन है, अवाम, हम लोग है ना।
इसी तरह लिमिटेड कंपनी, कंपनी के मालिक होते हैं उसके शेयर होल्डर्स, शेयर का मतलब हिस्सा, शेयर का मतलब हिस्सा, और यहां हिस्से से मुराद ओनरशिप में हिस्सा। अब इस कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? कंपनी का कंट्रोल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो BODS लिखा है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? वो यही यही शेयर होल्डर्स वोट दे दे के इलेक्ट करते हैं, यही शेयर होल्डर्स वोट दे दे के इलेक्ट करते हैं। तो अब देखो, जिंदगी में कभी, जिंदगी में तुम्हें कंपनी समझनी हो, कंपनी को भूल जाओ ना, कंपनी के बारे में, तो बस मुल्क को याद कर लेना। जिंदगी में कभी अगर तुम कंपनी को भूल जाओ तो कंट्री को याद कर लेना। देखो आमने सामने देखो, कंट्री के ओनर्स कौन है बोलो? पब्लिक। कंट्री के ओनर्स कौन है? पब्लिक। इसी तरह कंपनी के ओनर्स कौन है? उसके शेयर होल्डर्स। बताओ, कंट्री का कंट्रोल किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में। कंट्री का कंट्रोल किसके हाथ में बोलो? गवर्नमेंट के हाथ में। और गवर्नमेंट को अपॉइंट कौन करती है? यही पब्लिक करती है। हाँ, इसी तरह लिमिटेड कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। लिमिटेड कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। राइट, राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तवज्जो सुने। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं। सही है, तो बिल्कुल वैसा ही निजाम है, वैसा ही निजाम है मेरे बच्चों, वैसा ही निजाम है। जैसा निजाम, जैसा निजाम, जैसा निजाम, बच्चों इधर देखो, वैसा ही निजाम है जैसा निजाम किस में होता है? जैसा निजाम कंट्री में होता है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात की है, हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बात की है। सुकून से सुने, बिल्कुल फ्रेश होकर बैठे हैं, एक्टिवली बैठे हैं, मेरी तरफ देखें, कंसंट्रेट करें। और सब बच्चे लैपटॉप पे कोशिश करके अटेंड करें। देखें, मोबाइल फोन पे अटेंड ना करें। मोबाइल फोन की स्क्रीन छोटी होती तो मैं तो इतना से चूहा सा नजर आऊंगा, सोचो। तो आप बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बड़ा काफी कंफर्टेबल होंगे आप लोग। सही है, यूज आईपैड और यूज अ टैबलेट और यूज अ लैपटॉप। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशंस कितने टाइप की बताई बोलो भाई? कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में? दो, एक होती है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या था बोलो? ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। इसकी मिसाल क्या है? PIA है। इसकी मिसाल क्या है? रेलवे है, वाटर है, ये सारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के हाथ में। सही है, और पब्लिक सेक्टर इदारे गवर्नमेंट के लिए कमाई का एक जरिया है। पब्लिक सेक्टर इदारे गवर्नमेंट के लिए कमाई का एक जरिया है, गवर्नमेंट के लिए कमाई का एक जरिया है। ओके, सेकंड टाइप के इदारे कौन से हैं? प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं। सेकंड टाइप के इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर इदारे हैं जो ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल है। अब अच्छा, एक बात बताऊं, आपके FA1 के कोर्स में लिमिटेड कंपनी नहीं है। FA1 के कोर्स में लिमिटेड कंपनी नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ऐसे ही नाम बता दिए, FA1 के कोर्स में नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इदारे, प्राइवेट सेक्टर इदारे नॉर्मली 3 फॉर्म में होते हैं। एक होता है सोल ट्रेडर, सोल मींस अकेला, वन मैन ओन बिजनेस। नंबर 2, पार्टनरशिप, शराकत, 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 पार्टनरशिप, शराकत। ओके, तो पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में मोर देन वन लोग होंगे, मोर देन वन होंगे। सही है, ओके, और लेस देन 20 होंगे। और फाइनली लिमिटेड कंपनी, जो कि अगर कभी भी जहन में डालना हो तो वो एक कंट्री के साथ समझें, एक कंट्री को सामने रख के समझें, एक कंट्री को सामने रख के समझें। मैं 30 सेकंड के लिए खामोश हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो, अब यहाँ देखें, तवज्जो, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। बेटा, अक्सर लोग बोलते हैं भाई अब हम अकाउंटिंग की क्लास में हैं, अकाउंटिंग की क्लास में है, तो भाई अकाउंटिंग की सबसे पहले डेफिनेशन बताओ। बिस्मिल्लाह करो अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। मैंने कहा एक तरीके से शुरू करता हूँ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। लेट अस से आप लोग इस वक्त हमारे इदारे में फिजिकली आके पढ़ रहे हैं। आप यूं सोचें, आप लोग हमारे इदारे में, तो हमारा भी एक इदारा होगा, उसमें डिफरेंट क्लासरूम्स होंगे, स्प्लिट यूनिट्स लगे हुए होंगे, चेयर्स होंगी, वाइट बोर्ड होगा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, जनरेटर होगा, ये सारी चीजें होंगी ना, ये सारी चीजें होंगी। अब मैं लेटेस्ट से अपने इदारे का ओनर हूँ, मैं अपने इदारे का ओनर हूँ। तो जो मैं आज एडमिन में गया और मैंने एडमिन को, एडमिनिस्ट्रेटर को बोला, मैंने कहा बताओ इस मंथ की कितनी सेल्स हुई है, बताओ इस मंथ की सेल्स कितनी हुई। तो उसने क्या करा बताओ? उसने एक बुक खोली और गिनने लगा। एक मिनट, उसने गिनने लगा, एक एक रसीद बुक, एक एक रसीद बुक पलटने लगा, एक यूं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग?
मैंने कहा मैं ओनर हूं, मुझे बताओ टोटल सेल्स कितनी हुई है। कोई रिकॉर्ड नहीं था उसके पास, ऐसे ही गिन रहा है। अच्छा मैंने कहा इस बार बता, इस बार टोटल एक्सपेंसेस खर्चे कितने हुए हैं, खर्चे कितने हुए हैं। तो फिर उसने एक बुक निकाली और इलेक्ट्रिसिटी के बिल, टेलीफोन बिल, क्लीनिंग के बिल, मार्कर के बिल, ये। मैंने कहा क्या कर रहे हो। इसका मतलब क्या बताऊं, दैट गाय इज नॉट डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कर रहा होता तो विद इन सेकेंड्स मुझे रिप्लाई करता। अकाउंटिंग कर रहा होता तो विद इन सेकेंड्स मुझे रिप्लाई करता। इसका मतलब उसके पास कोई निजाम नहीं था, उसके पास कोई निजाम नहीं था। तो बेटा जरा गौर से सुनना, देखो मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, आप लोग दिल के कानों से सुने। अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। देखो ये एक निजाम है, अकाउंटिंग समझ लो एक निजाम है भाई, निजाम है। इट इज अ सिस्टमैटिक, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, नंबर एक, रिकॉर्डिंग। यानी जब भी जो भी इदारा अकाउंटिंग करता है वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहली चीज इंफॉर्मेशन को क्या करता है, बोलो रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग के थ्रू। समराइजिंग, समराइज कर देता है। इंफॉर्मेशन बिखरी हुई होती है, इंफॉर्मेशन बिखरी हुई होती है उसको समराइज कर देता है। कमाई को, तवज्जो सुनो, कमाई को एक तरफ लिख देता है, खर्चे एक तरफ लिख देता है। हाँ, बार बार होने वाले खर्चों की लिस्ट अलग बनाता है, वन ऑफ होने वाले खर्चों की लिस्ट अलग बनाता है। मिसाल दे रहा हूं सुनिए। आप मुझे बताएं, एक होता है रिकरिंग खर्चा, रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब जो हर महीने होता है। सोच के बताओ हर महीने कौन से खर्चे होते हैं, लिख के बताओ, चलो चलो लिखो लिखो लिखो। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज, आई वांट टू वे कम्युनिकेशन। लिखो भाई लिखो। हर महीने कौन से खर्चे होते हैं जो बार बार होते हैं, बार 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 बार। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी हर महीने होता है, सैलरी हर महीने होता है, टेलीफोन का बिल हर महीने होता है, वेजेस हर महीने हो रहा होता है, रेंट हर महीने देना हो रहा होता है। हाँ, तो देखें इसका मतलब आप समराइज करते हो कि रिकरिंग कौन से हैं और कुछ नॉन रिकरिंग, कुछ वन ऑफ होते हैं। वन ऑफ, वन ऑफ, कुछ चीजें वन ऑफ होती हैं। बताओ वन ऑफ क्या होता है, एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे दो भाइयों। वन ऑफ क्या होता है। वेरी गुड। कोई रिपेयर्स वगैरह वन ऑफ होता है, कोई हादसा हो जाए वो वन ऑफ होता है। वेरी गुड। कोई फर्नीचर खरीदना हो तो कई सालों बाद जाके हम खरीद लेते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन करनी हो, कोई अलग से रूम बनाना हो तो वो कई साल, ये वन ऑफ चीजें। वेरी गुड, ये वन ऑफ चीजें, वन ऑफ, वन ऑफ। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, पहली चीज। नंबर टू समराइजिंग, नंबर टू समराइजिंग, समराइज कर लेता है जो भी अकाउंटिंग कर रहा होता है। एनालाइज कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, चेक कर लेता है कि हम कहाँ खड़े हैं, चेक कर लेता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तवज्जो, कान खोलो, कान खोलो, आंखें खोलो, कान खोलो, आंखें खोलो, कान खोलो, इधर इधर। यार आपको पता है, आपको अगर कोई भी कारोबार या व्यापार, हमारे मेमनों में बोलते हैं व्यापार बिजनेस को बोलते हैं व्यापार, कोई भी कारोबार चलाना है तो आपके पास यू मस्ट हैव कैश। तो आपको कैश मैनेजमेंट भी करनी होती है। कैश मैनेजमेंट, यकीन करें ये कैश मैनेजमेंट इतना बड़ा एरिया है कि इस पे लोग पीएचडी करते हैं। ये एक पीएचडी करने वाला टॉपिक भी है, सही है। तो अब आप जरा सोचें, हर इदारे को हर मंथ के एंड पे कुछ कैश पेमेंट्स करनी होती है। अपने एम्प्लॉइज को आपने पेमेंट्स करनी होती है, वेजेस। आपने अपनी रेंट की पेमेंट्स करनी होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की पेमेंट्स करनी होती है, टेलीफोन बिल्स की पेमेंट करनी होती है, और आपके कमिटमेंट्स होते हैं जो इंश्योरेंस वगैरह की पेमेंट्स होती हैं जो रूटीन आपको करनी पड़ रही होती है, राइट। तो यार मेरे दोस्तों, इसके लिए आपको कैश मैनेज करना होता है। तो आपको पहले से प्रिडिक्ट कर लेना होता है कि मंथ के एंड पर भाई पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे। और अगर आपको पहले से पता लग जाए कि मंथ के एंड पर यू विल रन आउट ऑफ कैश, यू विल रन आउट ऑफ कैश, सो यू नीड टू प्रिपेयर नाउ। आपको अभी से किसी बैंक को कॉल करनी पड़ेगी कि हाँ यार हमें इतने पैसों की जरूरत है, मंथ के एंड पे मिल जाएंगे क्या, मंथ के एंड पे इतना हमें शॉर्ट टर्म, इतना हमें शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, तो ऐसी सूरत हाल में आप पहले से इसको एनालाइज कर लेते हो। तो अगर अकाउंटिंग कर रहे होगे तो ये सब चीजें आपको पहले से पता लग जाएंगी कि दैट यू विल रन आउट ऑफ कैश, यू विल रन आउट ऑफ कैश, राइट। देन इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग का मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लोगे, इंटरप्रेट कर लोगे कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। एक मिनट, लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल ऑफ हाउ वी चेक परफॉर्मेंस। सुनो भाई, यार मैंने आपको बोला, इधर देखें, मैंने आप हजरात को बोला, इधर देखो, सामने सामने देखें
कि इस बार मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है $1 मिलियन। मैंने आप लोगों से कहा कि इस बार मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है, बेटा जागना, प्लीज जागते रहें, बिल्कुल बी एक्टिव। मैंने आप लोगों से कहा कि इस बार मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है $1 मिलियन। मिलियन डॉलर, हाँ, $1 मिलियन। तो आपने कहा ओहो क्या बात है, $1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, तो बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट है ना। अब जरा सुने, आए देखें, मैंने आपको बोला मेरा प्रॉफिट $1 मिलियन का, आपने कहा ओहो क्या छक्का मारा है सर आपने। मैंने कहा वाह। अब जरा सुनो, मैंने कहा अगली बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुन लो। $1 मिलियन का प्रॉफिट तब हुआ है जब $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। $1 मिलियन का नफा तब हुआ है जब $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। हाँ, तो बताओ 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, द रिटर्न इज ओनली 1%। यार रिटर्न सिर्फ 1% आया है। 100 मिलियन कारोबार में लगाए थे, 100 मिलियन लगाए थे, 100 मिलियन लगाए थे और 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। दिस इज नथिंग, इट्स ओनली 1%, इट्स ओनली 1%। अब जरा सुनो, एक मिनट, एक चीज बताता हूँ। मुल्क में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है बताओ? मुल्क में इंटरेस्ट रेट चल रहा है लेटर से 8%। 8%, यानी अगर मैं चुपचाप बैंक में पैसे रखवा देता ना, मैं चुपचाप बैंक में पैसे रखवा देता ना, तो भी मुझे 8% मिल जाता, 8% मिल जाता। इधर मैंने कारोबार में कौन सा तीर मार लिया, सिर्फ 1% कमाया है। तो दैट मीन्स माय परफॉर्मेंस इज नॉट गुड, माय परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। तो माय डियर, ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था, ये इन्वेस्टमेंट का, एक मिनट, और ये जो नेट प्रॉफिट का अमाउंट था, ये सब मैंने अकाउंटिंग के थ्रू ही तो निकाला है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और नेट प्रॉफिट की वैल्यू, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये सब की सब मैंने अकाउंटिंग के जरिए ही तो कैलकुलेट की है। तो यस यस यस, आई कैन चेक माय परफॉर्मेंस थ्रू अकाउंटिंग, आई कैन चेक माय परफॉर्मेंस थ्रू अकाउंटिंग, यस और नो? ओके, तो अकाउंटिंग के जरिए आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, लिख लो। राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, बेटा सब चीजें लिखो, प्रॉपर मेंटेन अ प्रॉपर रजिस्टर, राइट? चलो, तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, निजाम है ऑफ रिकॉर्डिंग। पहला रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, और एक बहुत ही अहम वर्ड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग, भाई अकाउंटेंट्स आर कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेटिंग, देखो मैनेजमेंट जो एडमिन था ना, मैंने एडमिन से क्या पूछा था? मैंने एडमिन से बोला था बताओ इस बार कितनी कमाई हुई है, तो वो घबरा गए, उन्होंने यूं यूं करके सारे रसीदें पलटना शुरू की। अगर उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हुई होती, अगर उन्होंने रिपोर्ट्स तैयार की हुई होती, एक रिपोर्ट का नाम ले रहा हूं, अभी पढ़ाया नहीं है, वो इनकम स्टेटमेंट उन्होंने बनाई हुई होती, प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने बनाया हुआ होता, तो मुझे यूं एक क्लिक पे मेरे सामने पेश कर देते कि लीजिए मुस्तफा साहब, आप ये प्रॉफिट एंड लॉस तैयार है, ये बैलेंस शीट तैयार है, इतने हमारे पास एसेट्स मौजूद हैं, इतने कर्जे हमारे ऊपर हैं। तो वो सारी चीजें मुझे एक क्लिक पे दे देता। यानी इसका मतलब अकाउंटिंग का बड़े मकासद में से एक मकसद है कम्युनिकेट करना। अकाउंटिंग की बड़े मकासद में से एक मकसद है कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग। आगे क्या लिखा है, क्या देखो, अब ये सारी चीजें के बाद में लिखा है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, और फिर स्लैश डाल के लिखा है यूजर्स। देखें ये सारी चीजों में कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं? ओनर्स इंटरेस्टेड होते हैं, बिल्कुल। यार मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है, मैं बिजनेस का ओनर हूं, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया हुआ है, मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आई मस्ट नो, ये मेरा राइट है कि मेरा इदारा प्रॉफिट में है या लॉस में है, मेरे इदारे की परफॉर्मेंस क्या है, मेरे इदारे की सेल्स क्या है, मेरे इदारे के टोटल खर्चे क्या है, ये मेरा राइट है जानना। हाँ, तो एक तो ओनर्स को बताते हैं। फिर मैंने एक वर्ड लिखा है यूजर्स। यार देखो जरा गौर से सुनना, अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ओनर्स, और स्लैश डाल के लिखा है यूजर्स। यार यूजर्स कौन हो सकते हैं? यूजर्स की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैंक्स। अल्लाह करे समझ में आ जाए, समझ जाओगे वैसे। देखो जिस तरह ओनर अपना पैसा लगा के आता है, ओनर अपने बिजनेस में अपना पैसा लगाता है, अपना वक्त लगाता है, अपना टाइम लगाता है, ठीक इसी तरह
ठीक इसी तरह तवज्जो सुने, ठीक इसी तरह और लोग भी पैसा लगा रहे होते हैं, जैसे बैंक्स। अब जरा सुनो, देखो मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया, बेटा इधर देखें, मैंने आज एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आई नीड 1 करोड़, राइट? बट राइट नाउ आई हैव जस्ट 40 lakhs इन माई पॉकेट। रिपीट, यार मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, जबकि मैं खुद ओनर हूं और मेरे पास सिर्फ 40 लाख रुपए पड़े हैं। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई माइट गो टू द बैंक एंड आई विल आस्क फॉर अ लोन। मैं लोन फाइनेंस जनरेट करूंगा, बैंक से बोलूंगा मुझे लोन दे दें, सही है? अब मुझे बताएं, बैंक लोन दे तो देगा, लेकिन उसके बदले वो इंटरेस्ट लेगा, यस। और बैंक किसी अरे गैरे को लोन नहीं देता, यार हम भी नहीं देंगे आपसे और मुझसे। अगर आज कोई लोन मांगने आएगा हम ऐसे ही दे देंगे? नहीं, हम जिसको लोन देंगे पहले उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हम देखेंगे कि भाई इसमें लोन रीपे करने की, इसमें लोन रीपे करने की भी एबिलिटी है या नहीं, इसमें लोन रीपे करने की भी एबिलिटी है या नहीं। तो याद रखें और कान खोल के सुने, बैंक से जब आप लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे बोलता है अकाउंट दिखाओ। बैंक आपको बोलता है अकाउंट दिखाओ, तुम्हारा पैसा जनरेट करने की ताकत कितनी है, तुम्हारी प्रोडक्ट्स कैसी चल रही हैं। भाई आज अगर मैं ऐसे इदारे को थोड़ी लोन दूंगा जिसकी प्रोडक्ट सारी पिटी हुई है, जिसका बिजनेस डूब रहा है, मैं डूबती हुई कश्ती में थोड़ी उतरूंगा। अगर मैं बैंक हूं तो मैं ऐसे इदारे को लोन दूंगा भाई जिसके अंदर वापस करने का दम हो। बल्कि इससे भी अच्छी बात बताता हूँ, मेरी भी ये आदत है, कोई भी अगर आपसे लोन लेने आता है ना, तो आप सबसे पहले उससे ये पूछते हो कि वापस कैसे करोगे। ये सिंपल सवाल है। कोई भी आपसे लोन लेने आता है तो आप उससे एक सवाल छोटा सा पूछ लेते हो, भाई वापस कैसे करोगे? तो उसके लिए वो फ्यूचर की फोरकास्ट भी बना के देता है, भाई इस तरह यहाँ से पेमेंट आएगी तो यहाँ से वापस करूंगा। इसी तरह आपसे कोई लोन मांगने आता है तो आप उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देखते हो, उसके पास्ट के अकाउंट्स देखोगे कि भाई उसने पिछले सालों में किस तरह उसने प्रॉफिट जनरेट किए हैं, कितना कैश उसके पास पड़ा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो बेटा इन अकाउंट्स में ये यूजर्स, दूसरे यूजर्स यानी बैंक्स वगैरह भी इंटरेस्टेड होते हैं, इन अकाउंट्स में बैंक्स वगैरह भी इंटरेस्टेड होते हैं, राइट? तो ये जरा एक नजर देख लें। देख लें बेटा। हाँ भाई, समझ गए यहाँ तक? बोलो भाई, समझ गए? सब रिप्लाई करने देखें, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट। इट शुड बी टू वे, इट शुड बी टू वे, मजा आएगा प्लीज। गुड 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 गुड, बिस्मिल्लाह। अब बात सुनिए, एक बड़ा मशहूर डायलॉग है वैसे अकाउंटिंग की। अगर कोई अभी तुम क्लास लेने के बाद ऐसे ही घूमने फिरने निकलो, वैसे तो आजकल ज्यादा बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन अगर क्लास लेने के बाद घूमने फिरने निकलो, कोई तुमसे पूछ ले व्हाट इज अकाउंटिंग, तो फॉर्मल डेफिनेशन ये रही, फॉर्मल डेफिनेशन ये रही भाई, ये है असल डेफिनेशन, सही है? एक अकाउंटिंग की इनफॉर्मल डेफिनेशन भी है जो लेमैन लैंग्वेज में बोली जाती है किसी को समझाने के लिए, देखो, और वो ये है, इट इज ऑल्सो सेड दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सुनो, आज मेरे पास एक चाइनीज मिलने आया, मुझसे एक चाइनीज मिलने आया, उस बेचारे को सिर्फ चाइनीज आती थी, चौ 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 कर रहा था। मुझे आती थी उर्दू और इंग्लिश, मुझे आती थी उर्दू और इंग्लिश। क्या हम एक दूसरे को बात समझा पाएंगे? क्या मैं उसको समझ पाऊंगा? मुझे उर्दू और इंग्लिश आती है, उसको चू चू ची ची चाइनीज आती है, चिन 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 चिन, क्या है लैंग्वेज? हाँ, बोलो। तो क्या हम मैं उसकी बात समझ पाऊंगा? नहीं। तो मुझे बीच में इंटरप्रेटर बिठाना पड़ेगा, ऐसा बंदा ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा जो लैंग्वेज समझाए। तो भाई अगर मुझे उसकी लैंग्वेज ही नहीं
आती तो मैं उस बंदे को नहीं समझ सकता। तवज्जो, जब तक मुझे सामने वाले की बोली, उसकी जबान नहीं समझ में आती, मैं उसकी बात नहीं समझ सकता। तो यकीन करें, इधर देखें, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर किसी को अकाउंटिंग नहीं आती, अगर किसी को अकाउंटिंग नहीं आती तो वो बिजनेस को भी नहीं समझ सकता। अगर किसी को अकाउंटिंग नहीं आती तो वो बिजनेस को भी नहीं समझ सकता। मालूम हुआ, अगर तुम किसी भी कारोबार, किसी भी बिजनेस को समझना चाहो तो अकाउंटिंग का आना फर्ज है, वरना तुम कारोबार नहीं समझ सकते। मिसाल देता हूं, इधर सुनो यार। आज मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये जीरो से स्टार्ट करूं। जैसे इस वक्त मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, हम लोग एजुकेशन इंडस्ट्री में, राइट। अब हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम फूड में भी जाएं, क्यों ना हम अपना फूड का कोई पिज्जा शॉप या कोई ऐसी शॉप खोलें। तो एक तरीका ये है कि हम सिफर से, जीरो से अपनी पिज्जा शॉप लॉन्च करें। तो हमें एक शॉप भी लेनी होगी, लोकेशन ढूंढनी होगी, मशीनरीज लेनी होगी, स्टाफ रखना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, सबको अवेयरनेस देनी होगी। तो ये बड़ा लंबा सफर होगा जीरो से, क्योंकि अभी हम लोग फूड में हिट नहीं है, एजुकेशन में हिट है, फूड में हिट नहीं है। तो इट्स अ बिग प्रोसीजर, इट्स अ वेरी बिग प्रोसीजर, यू हैव टू इन्वेस्ट, और बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन एक और तरीका भी है, सुनो। अगर मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट पिज्जा के बिजनेस में जाना जाता है ना, तो मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट चलता हुआ बिजनेस खरीद ले। मार्केट से किसी पिज्जा के बिजनेस को चलता हुआ खरीद ले, ये होता है, यकीन करें। लोग एक दूसरे के बिजनेस चलते हुए खरीद लेते हैं। तो मुमकिन है, मेरा दिल चाह रहा है मैं ब्रॉडवे पिज्जा चलता हुआ खरीद लूं। ब्रॉडवे पिज्जा का नाम सुना होगा आपने। तो ब्रॉडवे पिज्जा अगर मैं चलता हुआ खरीदूंगा, सोचें, अगर मैं ब्रॉडवे पिज्जा चलता हुआ खरीदूंगा तो वो पिज्जा शॉप किसी और की ओनरशिप होगी। वो पिज्जा शॉप अभी किस, उसका ओनर कोई और होगा। और मैं उसको बोलूंगा कि आपकी जो 30-40 ब्रांचेस हैं पूरे शहर में, वो सारी ब्रांचेस मुझे दे दें, चलता हुआ बिजनेस, एवरीथिंग मुझे दे दें, विद नेम, नाम के साथ। तो वो मुझे फीस अबिल्ला तो नहीं देगा ना, तो मुझसे कोई प्राइस डिमांड करेगा। वो सामने वाला बंदा मुझसे कुछ ना कुछ प्राइस मांगेगा। अज्यूम करते हैं सामने वाले ने मुझे कहा कि 50 करोड़ रुपए दे दो और ये चलता हुआ पूरा बिजनेस, पूरा ब्रॉडवे का चलता हुआ सेटअप ले लो। 50 करोड़ रुपया दियो और पूरा चलता हुआ बिजनेस ले लो। तो अब मुझे डिसाइड करना है, मैं एज एन इन्वेस्टर, एज अ बायर, मुझे ये डिसाइड करना है, सुने, कि सामने वाले ने उस पूरे ब्रॉडवे के बिजनेस के चलते हुए बिजनेस के 50 करोड़ रुपए मांगे, तो क्या वो 50 करोड़ रुपए की वर्थ रखता है? तो अब मैं उसको बोलूंगा जरा अपने अकाउंट दिखाना, अपने अकाउंट दिखाना। मैं उसके सारे एसेट्स देखूंगा कि उसकी जो दुकानें हैं कितनी सारी, उसका जो फर्नीचर है, उसकी जो मशीनरीज हैं, उसने जो बाइक्स खरीदी हुई हैं लड़कों के लिए, वो सारी मिला के क्या 50 करोड़ रुपए की बनती है? इसी तरह उसके नाम की वर्थ, उसके नाम की वर्थ 50 करोड़ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं उसके बिजनेस को, मुझे उसका चलता हुआ बिजनेस खरीदना है ना, अगर मुझे ब्रॉडवे का चलता हुआ बिजनेस खरीदना है तो आई मस्ट नो अकाउंटिंग। क्योंकि मैं 50 करोड़ जैसी इतनी बड़ी पेमेंट करने जा रहा हूं, तो उसके बदले मुझे चेक करना होगा। 50 करोड़ जैसी इतनी बड़ी पेमेंट करने जा रहा हूं, तो उसके बदले मुझे चेक करना होगा कि सामने वाले की चीज भी 50 करोड़ की है या नहीं। तो इस चेक करने के लिए मुझे अकाउंटिंग आनी चाहिए। So that's why it is said accounting is the language of business. Accounting is the language of business. To understand any business, to understand any karobar, to understand any vyapar, you must know accounting. And if you don't know accounting, you can't understand any business. हाँ जी, दिमाग चल रहा है, बताओ। दिमाग चल रहा है, बोलो भाई। रिप्लाई प्लीज। ऑल ऑफ यू रिप्लाई, ऑल ऑफ यू रिप्लाई, ऑल ऑफ यू सब रिप्लाई करें। रिप्लाई इज फ्री। चलो, अब माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हम असल FA1 का आगाज करेंगे। तो मैं एक तमहीद थी, सीधी बात है, कुछ तड़का भी लगाना पड़ता है। ये सब तड़का लगा रहा था, तमहीद थी। अब यहां से हम असल FA1 स्टार्ट करेंगे। देखें, ये आपके सामने, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। आप हजरात से रिक्वेस्ट है कि इस पेज को कॉपी कर लें। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, देखें, ये देखें, क्या देखें, ये अल्सर, ALCER, ये फिर ये एसिड की डेफिनेशन, फिर ये इन्वेंटोरी, रिसीवेबल, ये सब लिखें, ये सब लिखें। चलें, ये सब लिखें, प्यारे बच्चों लिखो, प्यारे प्यारे बच्चों लिख लो।
लिख लो बेटा, लिख लो, प्लीज नोट डाउन। मैं आप लोगों को क्लास एंड होने से पहले हर चीज अनाउंस करूंगा, नेक्स्ट क्लास का टाइम, उसका मीटिंग आईडी, एवरीथिंग। लिख लिया बेटा? बच्चों लिखो 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 लिखो। ओके, बच्चों लिख लिया? चलो एक मिनट, ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। ये लो, किसी बच्चे ने कहा थोड़ा ऊपर कर दें, ये लो कर दिया, ये लो जी कर दिया। बोलो बेटा, लिख लिया? बोलो जी। लिख लें, मैं टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है, कोई इशू। चलो हो गया। अब देखिए बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे मेरी तरफ इधर देख लें।
आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ लिखा है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जी आंखें खोलें। पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की जो बिल्डिंग है ना, वो ये 5 एलिमेंट्स पे बेस करती है। पूरी अकाउंटिंग की दुनिया की बिल्डिंग ये 5 एलिमेंट पे बेस करती है। देखो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें आंखें खोल के, और इसको याद करने का तरीका है अल्सर, ALCER। याद रखना, ये इसका निमोनिक है, इसको याद करने का शॉर्टकट है, इसको याद करने का शॉर्टकट है अल्सर, ALCER, अल्सर। A is for assets, L for liabilities, C for capital, E for expenses, and R for revenue. ALCER, ulcer, assets, liabilities, capital, expenses and revenue. ओके, ये 5 नाम है, ये 5 नाम है। अब हमें सुकून से, तफसील से, अच्छी तरह इन 5 के पांचों को समझना है, ठीक है। आइए बेटा, पहले एसेट्स की डेफिनेशन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। पहले एसेट्स की डेफिनेशन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एसेट्स के आगे क्या लिखा है? रिसोर्सेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। अच्छी तरह जहन में डालना है। तो देखो मैं एक बात बोलता हूँ, एसेट्स का जब भी नाम आएगा रिसोर्स में आएगा। रिसोर्सेस, 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 असासे, असासे, असासे। एक मिनट, आप जिस रूम में भी बैठे हुए हैं इस वक्त, आप जहां भी बैठे हुए हैं, अपने रूम में यूं चारों तरफ यूं नजर घुमाओ, अपने रूम में चारों तरफ नजर घुमाओ, तो आपके रूम में बहुत सारी रिसोर्सेज होंगी। आपके रूम में मुमकिन है चेयर है, आपके रूम में मुमकिन है फैन लगा हुआ है, आपके रूम में मुमकिन है आपके रूम में एसी लगा हुआ है, मुमकिन है आपके रूम में दरवाजे हैं। तो ये सारी रिसोर्सेज हैं। गाड़ियां रिसोर्सेज हैं, घर रिसोर्सेज हैं, बेंगलो रिसोर्सेज हैं, ऑफिसेज रिसोर्सेज हैं, जमीन रिसोर्सेज हैं, हाँ, टूल्स रिसोर्सेज हैं, मोबाइल फोन रिसोर्सेज हैं। तो बेटा एसेट का नाम जब भी आएगा जहन में वर्ड आएगा रिसोर्स। ये कनेक्ट कर लो, एसेट्स इज इक्वल टू रिसोर्सेज, एसेट्स इज इक्वल टू रिसोर्सेज। अगर तफसीलात और रिसोर्सेज आगे करके ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, जो वो रिसोर्सेज जो हमारी ओनरशिप में हो और हमारे कंट्रोल में हो, वो एसेट्स हैं। वो क्या है? एसेट्स हैं। एसेट्स की दूसरी मशहूर बात, which gives future economic benefit, which gives future economic benefit। ये बड़ा मुश्किल नाम है, future economic benefit मुश्किल नाम है, छोड़ दो। आसान नाम क्या है? जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें क्या हो? जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, which gives future economic benefit। सुनो, तो बेटा इस वक्त अगर अगर आप हमारी फिजिकल क्लास में बैठे हुए हैं, तो सोचें हमारी फिजिकल क्लास में चेयर्स पड़ी हुई हैं, हाँ, उन चेयर्स से हमें फायदा हो रहा है, बिल्कुल हमारी पूरी क्लास कंडक्ट हो सकती है। और सुनो, इधर देखें, हमारे क्लास में व्हाइट बोर्ड लगा होता है, व्हाइट बोर्ड से हमें फायदा होता है, हम पढ़ाते हैं, हाँ। रोस्टम होता है जिसपे टीचर खड़े रह के पढ़ा रहा होता है, हाँ। माइक होता है, माइक के जरिए बड़े रूम में अगर आपको पढ़ाना है तो यू कैन यूज माइक, और माइक के जरिए अपनी आवाज कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली, हाँ, राइट। ये सारे, तो इन सबसे हमें फायदा, गाड़ियों से हमें फायदा होता है, पिक एंड ड्रॉप हम कर रहे होते हैं, हमारे जो ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनसे हमें फायदा हो रहा होता है, बिल्डिंग से हमें फायदा हो रहा होता है, जमीन से हमें फायदा हो रहा होता है। तो एसेट की देखो पहली 2 लाइनें आपके सामने रखी हैं। पहली लाइन क्या है? रिसोर्स, रिसोर्स, रिसोर्स। एसेट का नाम आया रिसोर्स, एसेट का नाम आया रिसोर्स। तो रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। नंबर 2, विच गिव्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमें फायदा हो, ओके। और तीसरी चीज, विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो। देखो सीधी बात है, हम अपने एसेट्स को अपनी बुक्स में दिखाएंगे, हम एसेट्स को अपनी बुक्स में दिखाएंगे तो उसको अपनी फाइनेंशियल वैल्यू पे ही दिखाएंगे ना। भाई एक बात सुनो, आज मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, आज मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, तो अब मैं अपनी मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट की बुक्स में दिखाऊंगा तो उसकी तस्वीर खींच के थोड़ी लगाऊंगा, बल्कि उसकी वैल्यू लिखूंगा कि व्हाइट बोर्ड इतने हजार का है, चेयर्स इतने हजार रुपए की है, हाँ, प्रेमिसेस इतने हजार की है। तो मॉनेटरी वैल्यू का भी होना जरूरी है, मॉनेटरी वैल्यू का होना भी जरूरी है। तो यहाँ से एक बात पता लगी, हर वो चीज जिसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उसको हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे खुशियां और गम। एक मिनट, आज मेरे अब्बू यूएस से पाकिस्तान आए, आज मेरे अब्बा यूएस से पाकिस्तान है, तो क्या मैं यूं बोलूंगा कि मुझे $1 लाख की खुशी हुई? क्या मैं यूं बोलूंगा मुझे $1 लाख? लोग बोलेंगे पागल हो गया क्या? तो बेटा खुशी, गम, मोटिवेशन,
इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है। तो जहन में रखना कि एसेट्स की क्या डेफिनेशन थी, ये 3 बात लाइन याद रखना। रिसोर्स, पहला वर्ड रिसोर्स, एसेट इज इक्वल टू रिसोर्स, एसेट इज इक्वल टू रिसोर्स। तो रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी विच गिव्स, जिससे फायदा हो, मोटे लफ्जों में जिससे फायदा हो और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये सब एसेट की डेफिनेशन में आते हैं। सही है। अब इसकी मिसाल सुनो, इसकी मिसालें सुनना शुरू कर रहा हूं, बहुत सारी है। पहली मिसाल है कैश, बेहतरीन एसेट। कैश बेहतरीन एसेट, सब दीवाने, सब कैश के दीवाने। छोटे बच्चे को भी घेरना होना तो पैसा खर्च करो, ऐसा आपका दीवाना हो जाएगा, 1 मिनट में दीवाना होगा। तो कैश, कैश हमारा एसेट है, कैश हमारा एसेट है। सही है, क्योंकि कैश एक रिसोर्स है, बहुत बड़ी रिसोर्स है। हाँ, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी है, और उससे फायदा तो ऐसा होता है ना कि पूरी दुनिया आपके पीछे भागती है, पूरी दुनिया आपके आपकी गुलाम बन जाती है। सही। नंबर 2, बैंक। बेटा वो पैसा जो ड्रॉ में पड़ा हुआ है उसको कैश बोलते हैं, और वो पैसा जो हमारा बैंक में रखा हुआ है वो भी एसेट है, वो भी एसेट है, क्योंकि बैंक में भी पैसे पड़े हैं तो आप अमीर आदमी है भाई। आपके पास ड्रॉ में 1 करोड़ पड़े या आपके बैंक बैलेंस में 1 करोड़ पड़े, दोनों में ही आप अमीर आदमी, और दोनों से ही आपको फायदा होगा, दोनों में ही आपको फायदा होगा, दोनों से ही आपको फायदा होगा, दोनों में से ही आपको फायदा होगा। राइट। तीसरा नाम है, नया नाम है इन्वेंटोरी। ये एक न्यू नेम है, ये एक न्यू नेम है, इन्वेंटोरी। आ जाओ, मैंने इन्वेंटोरी एक इतनी अहम चीज है, इन्वेंटोरी एक इतनी अहम चीज है जिसकी मैंने अलग से डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। इन्वेंटोरी इतनी अहम चीज है जिसकी मैंने अलग से डेफिनेशन यहाँ लिख दी है। इन्वेंटोरी की क्या लिखी है बेटा, इधर देखो, नीचे लिखी है समझाने के लिए। इन्वेंटोरी वो एसेट होता है जो कि बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। हर वो एसेट, हर वो एसेट जो बेचने की नीयत से लिया गया हो, रीसेल की नीयत से लिया गया हो। बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसाल है, मैंने कहा हाँ। सोचें, आपने सुपरमार्केट देखी है? जी देखी है। सुपरमार्केट वाले जो पेप्सी खरीदते हैं बेचने की नीयत से लेते हैं, वो शान मसाला लेते हैं बेचने की नीयत से, चेरी ब्लॉसम बेचने की नीयत से, बिस्किट्स बेचने की नीयत से, चॉकलेट्स बेचने की नीयत से। तो ये जो सारी चीजें सुपरमार्केट में पड़ी होती है ना, ये जो सारी चीजें सुपरमार्केट में पड़ी होती हैं, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी, वो सारी की सारी मेरे बच्चों इन्वेंटोरी होती है। अच्छा, इन्वेंटोरी को प्यार से स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंटोरी को प्यार से स्टॉक भी बोलते हैं, इन्वेंटोरी भी बोलते हैं और स्टॉक भी बोलते हैं। कुछ बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे एक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो अभी आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, अभी आप बहुत छोटे हो, बेबी हो, गुडविल का वर्ड यूज कर रहे हैं। बेटा अभी इसके लिए टाइम है। जी हाँ, गुडविल भी एक एसेट है, इंसान का नाम एक एसेट है, लेकिन अभी आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो, बेबी हो, इन्फेंट हो। वक्त के साथ साथ उस नाम तक पहुंच जाओगे, बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। सुने, तो भाई साहब इन्वेंटोरी क्या है? इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी वो एसेट है, इन्वेंटोरी वो एसेट है जो आप रीसेल की नीयत से ले रहे हो, बेचने की नीयत से ले रहे हो, बेचने की नीयत से। तो बेटा इसकी आला मिसाल सुपरमार्केट। सुपरमार्केट में चारों तरफ जो भी स्टॉक पड़ा होता है, सुपरमार्केट में चारों तरफ जो भी स्टॉक पड़ा होता है, चारों तरफ जो भी स्टॉक पड़ा होता है, वो सारा का सारा, वो सारा का सारा बेचने की नीयत से होता है, वो सारा का सारा बेचने की नीयत से होता है, सारा का सारा बेचने की नीयत से होता है। ओके, राइट। तो उसको भी, वो भी हमारा एसेट है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्वेंटोरी से हमें क्या फायदा होता है? इन्वेंटोरी से हमें क्या फायदा, इन्वेंटोरी से फायदा होता है, जरा बताओ, यहाँ लिख के बताओ। इन्वेंटोरी को हम एसेट बोलते हैं ना? हाँ बोलते हैं। उससे फायदा क्या होता है बताओ? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। इन्वेंटोरी जब बिकती है तो हम हमें कमा के देती है, इन्वेंटोरी जब बिकती है तो हमें कमा के देती है, इन्वेंटोरी जब बिकती है तो हमें कमा के देती है। यस। चौथा नाम देखो, पहला एक नाम मैंने रखा कैश, दूसरा नाम था बैंक, ये भी एसेट की मिसाल है, तीसरा नाम है इन्वेंटोरी, ये भी एसेट की मिसाल है। अब चौथा नाम है रिसीवेबल्स। भाई साहब, भाई साहब, रिसीवेबल्स, व्हाट इज रिसीवेबल?
व्हाट इज रिसीवेबल? एक मिनट आ जाओ। रिसीवेबल को प्यार से डेटर भी बोलते हैं, दोनों एक ही आदमी के नाम है। रिसीवेबल भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं। रिसीवेबल भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं, और डेटर भी बोलते हैं। रिसीवेबल भी बोलते हैं और डेटर भी बोलते हैं। आगे पढ़ो डेफिनेशन। व्हेन अ बिजनेस डज क्रेडिट सेल्स, व्हेन अ बिजनेस डज क्रेडिट सेल्स, डेटर और रिसीवेबल इज क्रिएटेड। सुनो यार, माल बेचने के दो तरीके होते हैं, तवज्जो। माल बेचने के दो तरीके होते हैं, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। सर कैश सेल्स क्या होती है? इधर देखो, जो सुपरमार्केट करती है। कैश सेल्स वो सेल्स होती है जो सुपरमार्केट करती है। इधर देखो, आप गुड्स बेचते हो, उसी वक्त पैसे ले लेते हो। आप गुड्स बेचते हो, उसी वक्त पैसे ले लेते हो, कैश आ जाता है। जैसे सुपरमार्केट में कैश सेल्स होती है। और एक सेल होती है, एक सेल होती है क्रेडिट सेल। एक सेल होती है मेरे बच्चों क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब उधार पे माल बेचना। क्रेडिट सेल्स का मतलब उधार पर माल बेचना। हाँ, तो जब आप उधार पे माल बेचते हो ना, तो आपकी बुक्स में रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है। सामने वाला बंदा आपको प्रॉमिस करता है कि वो आपको पे कर देगा। अच्छा एक मिनट, अजान हो रही है, मैं चुप हूँ। अजान हो रही है, वेट। अजान हो रही है इसलिए मैं चुप हूँ। अजान हो रही है बेटा। चलो, अच्छा एक छोटी सी अनाउंसमेंट सुन लें। अगर कोई बच्चा
अपने नाम से नहीं लॉगिन हुआ हो, अपने नाम से लॉगिन हो। कुछ लोगों का सिर्फ मोबाइल का नाम नजर आ रहा है, उनके फोन का इन्फिनिटी है इस तरह। तो प्लीज अपने नेम से आप लोग लॉगिन हो, ठीक है? थैंक यू। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ, सुने। रिसीवेबल्स और डेटर्स क्या होते हैं? रिसीवेबल या डेटर क्या होता है? आसान लफ्जों में, रिसीवेबल, इसके नाम को सोचो, जिससे पैसे लेने हो। रिसीवेबल का मतलब जिससे पैसे लेने हो, रिसीवेबल का मतलब जिससे पैसे लेने हो, सही है। अब यार, जब आप गुड्स बेचते हो, सेल करते हो, तो सेल्स भी मेरे बच्चों दो तरह की होती है। एक होती है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब यूं माल बेचा और उसी वक्त पैसे आ गए। कैश सेल्स का मतलब माल बेचा और उसी वक्त पैसे आ गए, ठीक है? इसको बोलते हैं कैश सेल्स, जो कि सुपरमार्केट्स वगैरह करती है। एक होती है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मोटा मतलब है उधार पे माल बेचना। उधार पे बेचना यानी सामने वाले को तुमने गुड्स दे दी, सामने वाले को तुमने गुड्स दे दी और उसने, सामने वाले ने तुम्हें वादा कर दिया कि हाँ यार, बाद में पैसे ले लेना। तो जब सामने वाले ने वादा कर दिया ना, तो वो वादा हमारे लिए रिसीवेबल है। तो मैं जब भी उधार पे गुड्स बेचूंगा, मैं जब भी उधार पर गुड्स बेचूंगा, तो मेरी बुक्स में रिसीवेबल या डेटर क्रिएट होगा। तो रिसीवेबल का मतलब जिससे पैसे लेने हो, जिससे पैसे लेने हो। या एक और मतलब है, रिसीवेबल का मतलब राइट टू रिसीव कैश। राइट टू रिसीव कैश। एक बच्चे ने सवाल किया, सुनो सर जी, रिसीवेबल और डेटर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक ही आदमी के दो नाम है। बस फर्क क्या है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है ये एक ही चीज, सही है। तो आप दोनों में से जो नाम बेटा पसंद है वो यूज कर लें। रिसीवेबल यूज कर लें या डेटर यूज कर लें, रिसीवेबल यूज कर लें या डेटर यूज कर लें। हाँ, तो व्हेन अ बिजनेस डज क्रेडिट सेल्स, डेटर और रिसीवेबल इज क्रिएटेड, इट मींस, देखो, राइट टू रिसीव कैश। राइट टू रिसीव कैश यानी हमारे पास हक आ गया पैसे लेने का, हमारे पास हक आ गया पैसे लेने का। अब मुझे बताओ, चलो यार बताओ, ये रिसीवेबल हमारा एसेट क्यों है? इससे कोई फायदा होगा? रिसीवेबल से कोई फायदा होगा? हाँ, इससे पैसे मिलेंगे। रिसीवेबल से बाद में पैसे मिलेंगे, और पैसे से बड़ा फायदा क्या हो सकता है? रिसीवेबल वो चीज है जिससे हमें पैसे मिलेंगे, और पैसों से बड़ा फायदा क्या हो सकता है? सोचें। तो मेरे बच्चों, एसेट की डेफिनेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अच्छा, आप लोगों के लिए, आप पे ये फर्ज है आप पे, कि आप लोग बार बार सोचते रहें। थिंकिंग प्रोसेस जिंदा रहेगा, आप एक्टिवली सोचते रहेंगे। जब क्लास में हो तो सिर्फ मेरे साथ हैं आप। अभी फोन वोन छोड़ दें भाई, अभी सब छोड़ दें, पूरी तरह यहाँ कंसंट्रेट, पूरी तरह यहाँ कंसंट्रेट, सोच और फिक्र। तो भाई साहब, एसेट की डेफिनेशन तुम्हारे सामने रखी, और एसेट की कुछ मिसालें, कुछ एग्जांपल्स। एक कैश एसेट है, जो पैसे बैंक में पड़े हैं वो भी एसेट है। इन्वेंटोरी भी हमारा एसेट है। रिसीवेबल भी हमारा एसेट है। फिर मशीन्स भी हमारी एसेट्स हैं, बिल्कुल मेरे बच्चों। मशीनरीज जो हमारे पास होती हैं, उससे हम प्रोडक्शन करते हैं, चीजें बेचते हैं। मशीन से चीजें बना बना के बेचते हैं। या मशीनरीज जैसे स्प्लिट यूनिट एक मशीन है, उस मशीन के जरिए क्लास पूरी कंडक्ट होती है। वरना इस गर्मी में, कराची की इस गर्मी में, आप सांस नहीं ले सकते भाई, मर जाओगे एसी के बगैर, सोचो। इसी तरह बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। बिल्डिंग का भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उससे फायदा होता है। उसमें 100 रूम्स होते हैं, एक बिल्डिंग में 1000 रूम्स होते हैं। तो वो रूम्स इस तरह बने होते हैं कि हमें फायदा होता है, इतने लोग अकोमोडेट हो जाते हैं उसमें। फर्नीचर जी, फर्नीचर हम यूज कर रहे होते हैं, उससे हमें फायदा होता है। फर्नीचर फर्नीचर भी हमारे एसेट है। कार्स, गाड़ियां भी हमें एसेट है, हमारा, हमें फायदा पहुंचा रही है। तो ये देखो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एसेट की डेफिनेशन लिखी है, और उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश की हैं। एसेट की डेफिनेशन और उसकी कुछ मिसालें आपके सामने पेश की हैं, आपके सामने पेश की हैं। मैं अभी जानबूझ के 1 मिनट चुप हूँ, बिल्कुल चुप हूँ। आप देखें, सोचें, तोलें, दिमाग में तराजू दिया अल्लाह ने, तोलें। देख लें आराम से।
चलें, अब एक और नाम है, इससे पहले कि मैं एसेट्स की दोनों टाइप बताऊं, इससे पहले कि मैं एसेट की दोनों टाइप्स बताऊं, मैं एसेट्स की दोनों टाइप बताऊं, एक सेकंड, एक सवाल आया हुआ है। एक सवाल है, सही है। डेटर में हमें अमाउंट इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, ये आपकी पॉलिसी के ऊपर है। कुछ लोग लेट पेमेंट पे सूद भी चार्ज करते हैं, तो अगर आप सामने वाले से सूद इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होगे तो आपको वो भी मिलेगा। और अगर आपकी पॉलिसी ये है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे तो आपको बाहर इंटरेस्ट का मिलेगा। ये आपकी पॉलिसी पे डिपेंडेंट है। जिसका भी सवाल था उसको जवाब दे दिया पहला। सर मॉनेटरी वैल्यू फिर से बता दें। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब पैसा, मॉनेटरी अमा पैसा, पैसा यानी नंबर्स, नंबर्स में वो चीज वैल्यू हो जाए, नंबर्स में वो चीज वैल्यू हो जाए। देखो एक बात सुनो, अगर आज ये इधर देखो स्क्रीन पे मोबाइल फोन मेरे पास, इधर देखो सब देखो मोबाइल फोन मेरे पास है, तो ये मेरा एसेट है। हाँ एसेट है। तो ये एसेट तब असल में एसेट बनेगा जब इसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। तो हाँ इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, कुछ भी हजारों रुपए में इसकी वैल्यू है, तो मैं अपनी अकाउंटिंग के बुक्स में इसकी वैल्यू लिखूंगा, इसकी तस्वीर खींच के थोड़ी डालूंगा, उसकी वैल्यू डालूंगा। तो वैल्यू होगी तभी तो वो रिकॉर्ड होगा, वैल्यू होगी तभी तो वो रिकॉर्ड होगा बेटा। एक सवाल आए, इन्वेंटोरी और रिसीवेबल सेम है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। बस वही छोटा सा फर्क है जो जमीन और आसमान में होता है। इन्वेंटोरी का मतलब वो एसेट जो हमने बेचने की नीयत से लिया है, जैसे सुपरमार्केट की पेप्सी, सुपरमार्केट की कोक, सुपरमार्केट का शान मसाला, सुपरमार्केट के बिस्किट्स, सुपरमार्केट्स की आपकी और डेयरी प्रोडक्ट्स, सुपरमार्केट्स की और 10 किस्म की चीजें जो हम वो बेचते हैं, तो वो चीज जो बेचने की नीयत से लिए वो इन्वेंटोरी है। और रिसीवल का मतलब, रिसीवल का मतलब आपने किसी को उधार पे चीज बेच दी, उधार पे बेच दी और सामने वाले ने तुम्हें वादा कर दिया कि हाँ यार मैं पैसे दे दूंगा, तो वादा हमारे लिए रिसीवल है, वो वादा हमारे लिए रिसीवल है। यानी जब रिसीवल हमारी बुक्स में आ गया, इसका मतलब हमारे पास राइट टू रिसीव कैश आ गया, पैसे रिसीव करने का हक आ गया, पैसा रिसीव करने का हक आ गया। हाँ जी। अब एक छोटा सा नाम है जो अभी हमारे कोर्स में यूज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको जब बात हो रही है, बात से बात नहीं रही तो बता रहा हूं, और वो नाम है प्री पेमेंट। वो नाम क्या है? प्री पेमेंट। व्हाट इज प्री पेमेंट? सुने, expenses, तवज्जो सुनना, expenses which have been paid but not yet utilized are called prepayment. Expenses which have been paid but not yet utilized are called prepayment. ये भी एसेट है, प्रीपेमेंट। सुनो मेरी तरफ देखें, आप लोग के पास, सबके पास ही 99.9% बच्चों के सबके पास ही स्मार्टफोन है, फोन है। तो उस फोन में आप नॉर्मली प्रीपेड कार्ड लोड करवाते हो। अगर यूफोन यूज कर रहे हो तो यूफोन में सुपर कार्ड लोड कराते हो, या दूसरी कोई वो आप सिम यूज कर रहे हो तो उसका कार्ड लोड करवाते हो। तो आप क्या करते हो, पहले पैसे देते हो, पहले पैसे देके कार्ड लोड करवा लेते हो, और फिर आराम से पूरा महीना कॉल्स करते हो। तो एडवांस पेमेंट पहले करते हो और बाद में सर्विस यूज करते हो। पहले एडवांस पेमेंट करते हो और बाद में फिर आप पूरा साल सर्विस यूज करते हो, फिर आप सर्विस यूज करते हो। सही है, तो इसको प्री पेमेंट बोलते हैं। दूसरी मिसाल, दूसरी मिसाल, आज बेटा अगर आपको घर रेंट पे चाहिए, आपको अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में घर रेंट पे चाहिए ना, तो जिस जगह भी आप रेंट पे घर लेने जाओगे ना, तो सामने वाले लैंडलॉर्ड को आप एडवांस पेमेंट करोगे, सामने वाले लैंडलॉर्ड को आप एडवांस पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट करोगे, सामने वाले लैंडलॉर्ड को आप एडवांस पेमेंट करोगे, एडवांस पेमेंट करोगे। यहाँ देखें, तो जब आप उसको एडवांस पेमेंट करोगे फिर जाके वो आपको घर में रहने देगा। जैसे आपने 3 महीने का एडवांस रेंट दिया, तो पहले पेमेंट की, फिर आप उससे फायदा उठाओगे, फिर आप उसमें रहोगे। तीसरी मिसाल देता हूं, हमारे पास या किसी भी शहर में आप कहीं भी किसी भी इदारे में पढ़ने जाते हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में किसी भी इदारे में पढ़ने जाते हो, तो पहले आप एडवांस फीस देते हो। आप इन पेपर्स की एडवांस फीस दोगे और फिर आराम से 2 3 2.5 महीने तक पढ़ते रहोगे, तो फायदा उठाओगे। तो पहले पेमेंट होगी फिर फायदा उठाया जाएगा, पहले पेमेंट फिर फायदा उठाया जाएगा, ऐसा ही है। तो इसको कहते हैं प्री पेमेंट। देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है? expenses which have been paid, expenses which have been paid but not yet utilized are called prepayments. Expenses which have been paid but not yet utilized are called prepayments. यानी जिसकी पेमेंट हो गई और अभी यूज नहीं हुआ, पेमेंट हो गई यूज नहीं हुआ। अब तुम अपनी अदालत में फैसला करो, क्या वाकई प्री पेमेंट हमारा एसेट है? बिल्कुल एसेट है। क्या वाकई प्री पेमेंट हमारा एसेट है? बिल्कुल एसेट है। क्यों? प्री पेमेंट की वजह से आपको फ्यूचर में फायदा होगा, फ्यूचर में फायदा होगा। आपने एडवांस पेमेंट की तो बाद में पढ़ोगे तो उससे नॉलेज मिलेगी।
आपने जैज का या यूफोन का एडवांस कार्ड डलवाया तो बाद में कॉल्स करोगे तो उससे फायदा होगा। तो यस, प्री पेमेंट से आपको फायदा हो रहा है। यस, प्री पेमेंट से भी आपको फायदा हो रहा है। प्री पेमेंट से भी आपको फायदा हो रहा है। हाँ भाई, हाँ भाई, ये देख लो, फिर देख लो, देख लो, देख लो, देख लो, देख लो। अगेन मैं खामोश हो गया, 30 सेकंड 1 मिनट के लिए चुप हो गया। आप लोग अपने जहन में तोलें, तोलें, जान लगाएं, जान लगाएं। गौर से देखें, गौर से देखें। अब मेरे जवान प्यारे प्यारे बच्चों, एसिड्स की दो तरह की टाइप्स हैं। एसिड्स की दो टाइप्स हैं। एसिड्स की दो टाइप्स हैं। आ जाओ, आ जाओ। एसिड्स दो टाइप के होते हैं। देखो अब इस एसिड्स की किस में शुरू। नंबर 1, एक होता है करंट एसिड्स और एक होता है नॉन करंट एसिड यानी फिक्स एसिड। सही है। एक होता है करंट एसिड, एक होता है नॉन करंट एसिड। बहुत प्यार प्यार से चलो, प्यार प्यार से प्लीज, और दिल से पढ़ो प्लीज। करंट एसिड, पहले करंट एसिड को देखो। करंट एसिड क्या है? कैश और बैंक। वो पैसे जो जेब में पड़े हैं या ड्रॉ में पड़े हैं वो भी करंट एसिड है, या वो पैसे जो बैंक में पड़े वो भी करंट एसेट है। करंट एसेट की पहली डेफिनेशन क्या है? पैसा, नकद, नकद। करंट एसेट की पहली डेफिनेशन क्या है? कैश। जितना भी कैश है जो आपके ड्रॉ में पड़ा हुआ है, जेब में पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा करंट एसेट है। नंबर 2, अब अच्छी डेफिनेशन है, रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। देखो इस अगली लाइन के दो मीनिंग है। देखो इस अगली लाइन के दो मीनिंग है, रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ्स सुनो, वो एसेट जो 12 महीने के अंदर या तो फायदा पहुंचा दे, तवज्जो, वो एसेट वो जो 12 महीने के अंदर या तो फायदा पहुंचा दे या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो एसिड जो 12 महीने के अंदर या तो फायदा पहुंचा दे या 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मैं इसकी दो मिसालें देता हूं। पहली इसकी मिसाल है रिसीवल। पहली इसकी मिसाल क्या है? रिसीवल। आंखें खोलो यार, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, उधार पे माल बेचते हैं, तो सामने वाला हमें वादा करता है, हाँ भाई मैं आपके पैसे दे दूंगा, तो हमारी बुक्स में रिसीवल आ जाता है। जब हम उधार पे माल बेचते हैं तो सामने वाला बंदा हमें वादा करता है कि हाँ 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 मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो ये हमारे लिए रिसीवल है। हमारे क्या है? रिसीवल है। सही है। अब नॉर्मली आपको पता है, एक बात बोलूं, हर मार्केट का एक नॉर्म होता है, कल्चर होता है। कहीं 15 दिन का उधार चलता है, कहीं 1 महीना, कहीं 1.5 महीना, कहीं 2 महीना, नॉर्मली कुछ महीनों का ही उधार होता है। 1, 1.5, 2 महीने का उधार होता है। तो अब देखो, अगर मेरी बुक्स में रिसीवल है, अगर मेरी बुक्स में रिसीवल है तो वो रिसीवल 1.5, 2 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना। रिसीवल 1, 1.5, 2 महीने में पेमेंट कर देगा। तो इसका मतलब रिसीवेबल वो एसेट है जो 1, 1.5 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होगा ना। 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होगा ना। तो जब 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होगा तो यस, रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। सोचो। अब तो इसका मतलब देखो, करंट एसेट की डेफिनेशन, मेरा मेरे पीछा करें, मेरे साथ, मेरे ट्रैक में, मुझे मेरा पीछा करें। कैश करंट एसेट है, यस। वो पैसा जो जेब में पड़ा है वो भी करंट एसेट, जो बैंक में पड़ा है वो भी करंट एसेट। पहली डेफिनेशन। दूसरी, रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। तवज्जो, वो एसेट जो या तो 12 महीने के अंदर फायदा पहुंचा दे या 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए।
तो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाला एसेट रिसीवेबल है। यस, रिसीवेबल 12 महीने के अंदर ही पे करता है। रिसीवेबल नॉर्मली 12 महीने के अंदर ही पेमेंट करता है। तो यस, रिसीवेबल इज अ करंट एसेट। बच्चे ने कहा कोई और इसकी मिसाल है, इसकी कोई और मिसाल है करंट एसेट की? यस, अभी पढ़ाई थी प्री पेमेंट। यार मैंने क्या बोला था, इधर देखो, सेकंड पॉइंट को पढ़ो। मैंने बोला था रियलाइजेबल या कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। तो इसकी दो मैंने डेफिनेशंस दी कि या तो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या तो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, या 12 महीने के अंदर वो आपको फायदा पहुंचा दे, या 12 महीने के अंदर फायदा पहुंचा दे। अब मैं तुम्हें बताऊं 12 महीने के अंदर फायदा पहुंचाने, ये रहा, ये प्री पेमेंट, ये प्री पेमेंट तुम्हें 12 महीने में ही फायदा पहुंचाता है। मिसाल दूं तो आज जैस का या यूफोन का कार्ड लोड करो, तुम आज जैस का और यूफोन का कार्ड लोड करो तो 1 महीने के अंदर ही कॉल कर लेते हो, 1 महीने के अंदर ही कॉल कर लेते हो यार, तो 1 महीने में फायदा उठा लिया। तुम आज अपना रेंट पे करो तो नॉर्मली मार्केट में 3 महीने का एडवांस रेंट देना होता है, 2 3 4 महीने का। तो आपने वो एडवांस रेंट दिया तो आराम से अगले 2 3 महीने में यूज कर लोगे, आराम से अगले 2 3 महीने में यूज कर लोगे। हाँ, राइट। नंबर तीन इधर देखें, तीसरी चीज देखें, तीसरी चीज यहां देखें, सामने देखें, इधर देखें। आपने अगर हमें भी एडवांस पेमेंट की तो हम कुछ 2-3 महीने के अंदर ये कोर्स करा देते हैं। FA1 MA1 दो ढाई महीने का कोर्स है। तो ऐसी सूरत हाल में इसका भी फायदा 12 महीने के अंदर उठा लिया। तो यस, प्री पेमेंट भी वो एसेट है जो 12 मंथ्स के अंदर फायदा पहुंचा देता है। प्री पेमेंट भी वो एसेट है जो 12 मंथ्स के अंदर फायदा पहुंचा देता है। तो यस, प्री पेमेंट इज योर करंट एसेट, प्री पेमेंट इज योर करंट एसेट, प्री पेमेंट इज योर करंट एसेट। सही है। तो अब होश में रहें, जागें, आंखें खोलें, गिने। करंट एसेट क्या क्या चीजें? कैश, यस करंट एसेट है। बैंक यानी जो पैसे बैंक में पड़े वो भी करंट एसेट है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल, यानी वो एसेट जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए या 12 महीने के अंदर हमें फायदा पहुंचा ले। तो मैंने कहा कि 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाला क्या है? रिसीवेबल। तो आज के बाद भूलना नहीं, रिसीवेबल इज योर करंट एसेट, और 12 महीने के अंदर फायदा हमें पहुंच जाता है प्री पेमेंट से। ये दो मेजर डेफिनेशन बता दी हैं। अब आखिरी और सबसे अहम डेफिनेशन, वो एसेट पढ़ो, बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, बॉट विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल, bought with the intention of resale, bought with the intention of resale, bought with the intention of resale। वो एसेट जो बेचने की नीयत से लिया हो, वो एसेट जो बेचने की नीयत से लिया हो, वो भी करंट एसेट है। तो बेचने की नीयत से कौन सा लेते हैं, याद है? बेचने की नीयत से हम लेते हैं इन्वेंटोरी। बेचने की नीयत से मेरे बच्चों हम लेते हैं इन्वेंटोरी। बेचने की नीयत से लेते हैं हम इन्वेंटोरी। तो इन्वेंटोरी भी हमारा करंट एसेट है। इन्वेंटोरी भी हमारा क्या है भाई? करंट एसेट है। इन्वेंटोरी भी हमारा करंट एसेट है। तो अब आप मेरी अर्ज सुने। करंट एसेट की बस ये 3 डेफिनेशन है मेजर। देखो 3 पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। क्या? जहां बैठे हो बोलो। कैश और बैंक, वो पैसे जो कैश जेब में पड़े हैं या बैंक में पड़े हैं, सब करंट एसेट। सेकंड डेफिनेशन, रियलाइजेबल और कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। वो एसेट जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो एसेट जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, या वो एसेट जो 12 महीने के अंदर हमें फायदा पहुंचा दे। तो एक रिसीवल और एक प्री पेमेंट। और आखिरी डेफिनेशन क्या है? वो एसेट जो बेचने की नीयत से लिया गया हो, वो भी करंट एसेट है। वो एसेट जो बेचने की नीयत से लिया गया हो, वो भी करंट एसेट है, वो भी करंट एसेट है, वो भी करंट एसेट है। ओके, तो ये करंट एसेट की डेफिनेशन है और ये इसकी मिसालें नीचे लिखी हुई हैं। ये करंट एसेट की डेफिनेशन है और ये इसकी मिसालें नीचे लिखी हुई है। अब बिल्कुल आखिरी बात, बस क्लास एंड होने वाली, प्लीज थोड़ी सी एनर्जी लगा लें। व्हाट इज नॉन करंट एसेट? ये दूसरा नाम है। देखो, नॉन करंट एसेट, इसको एक और नाम भी देते हैं, फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं और फिक्स एसेट भी बोलते हैं। नॉन करंट एसेट भी बोलते हैं और फिक्स एसेट भी बोलते हैं। पहले एक सच सुन लो, सच। दुनिया भर की जो बड़ी बुक्स है ना स्टैंडर्ड्स की और बड़ी जो अकाउंटिंग की, उसमें नॉन करंट एसेट की सही डेफिनेशन क्या है बताऊं? मैं सही हक बता रहा हूं, सुनो। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन सुनो। हर वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है, वो नॉन करंट है। बस, हर वो एसेट जो करंट एसेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, वो नॉन करंट है। बस ये सच में ये डेफिनेशन है। नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है बोलो? हर वो एसेट जो करंट नहीं है, वो नॉन करंट है। बस, लेकिन तुम लोग हो छोटे बेबी,
तो तुम लोग जब छोटे बेबी हो तो मैंने उस छोटे बेबी के हिसाब से एक डेफिनेशन बना दी है। छोटे बच्चे हो ना तो वो बच्चा डेफिनेशन मांगता है, तो छोटे बच्चे के हिसाब से ये डेफिनेशन देखो उसी की उल्टी है। बॉट वो एसेट जो बॉट विद द इंटेंशन ऑफ यूजेज, यूज करने की नीयत से लिया हो, वो एसेट जो यूज करने की इस्तेमाल करने की नीयत से लिया हो, और विच गिव्स, दूसरे पॉइंट क्या है, विच गिव्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो हमें एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचाए, यानी उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो। फिर बोल रहा हूँ, फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट क्या होता है, जो यूज करने यानी इस्तेमाल करने की नीयत से लिया हो और वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा हो, जो इस्तेमाल करने की नीयत से लिया हो और वो हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा हो। अब आप सिर्फ जिस रूम में बैठे हैं अपने रूम में आगे पीछे देखें, आपके रूम में चार, समझ लो आप बिजनेस प्रेमिसेस में बैठे हो, समझ लो आप अपनी बिजनेस प्रेमिसेस में बैठे हो, आपके रूम के चारों तरफ, आपके रूम के चारों तरफ ही नॉन करंट एसेट है, सही है। आपका एसी यूज करने की नीयत से बंदा लेता है, आपका व्हाइट बोर्ड अगर क्लास में लगा होता है वो यूज करने की नीयत से लिया जा रहा है, आपका रोस्टम, हमारा माइक सिस्टम, सुने, आपका देर इज, हमारी कुर्सियां, हमारे दरवाजे, हमारी गाड़ियां, तवज्जो, हमारी ऑफिस की प्रेमिसेस, बिल्डिंग्स, हमारी जमीनें, ये सब के सब, ये सब के फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह, ये सब जो हम यूज करने की नीयत से लेते हैं, ये सब के सब नॉन करंट एसेट है, ये सब के सब नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है, वो एसेट जो हमने यूज करने की नीयत से लिया हो, वो एसेट जो हमने यूज करने की नीयत से लिया हो, इस्तेमाल करने की नीयत से लिया हो, और जिसकी जो हमें एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचाए, जो एक साल से ज्यादा फायदा पहुंचाए या उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा हो, ठीक है। तो फिक्स एसेट बेतहाशा है, फिक्स एसेट बेतहाशा है, सही है। आपका फर्नीचर फिक्स एसेट, आपके स्प्लिट यूनिट्स फिक्स एसेट, आपकी कुर्सियां, दरवाजे, खिड़कियां, लैपटॉप्स, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, ये मशीन्स, ये सब की सब आपकी फिक्स एसेट है, ये सब की सब आपकी फिक्स एसेट है। देख लो, एक 30 सेकंड के लिए चुप हूं, देख लो। अब एक आखिरी मजेदार बात, एक आखिरी मजेदार बात, एक आखिरी मजेदार बात, इधर देख लें, यहां देखें, आखिरी मजेदार बात यह है कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही एसेट होता है, जागे, कभी इधर, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही एसेट होता है जो एक इदारे के लिए करंट होता है और दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट। कभी कभार एक ही एसेट होता है जो एक इदारे के लिए नॉन करंट होता है और दूसरे इदारे के लिए करंट होता है, दूसरे इदारे के लिए क्या होता है, करंट होता है। एक मिनट मिसाल देता हूँ, इधर देखो, इधर मेरे वीडियो को देखो, ये आपको एक एक स्प्लिट यूनिट नजर आ रहा है, देखो मेरी वीडियो में एक स्प्लिट यूनिट नजर आ रहा है, ये स्प्लिट यूनिट मैंने मैंने यूज करने की नीयत से लिया है, ये स्प्लिट यूनिट मैंने यूज करने की नीयत से लिया है, तो मेरे लिए यानी मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट के लिए ये फिक्स एसेट है। ये स्प्लिट यूनिट हम मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट वालों ने यूज करने की नीयत से लिया, तो हमारे लिए फिक्स एसेट है। लेकिन जिस दुकान से हमने लिया होगा, जिस शॉप से हमने लिया होगा, उसने तो बेचने की नीयत से रखा होगा ना, तो उसके लिए इन्वेंटरी थी, उसके लिए इन्वेंटरी थी, नियत की वजह से, नियत की वजह से उसके लिए इन्वेंटरी थी, उसके लिए क्या थी बोलो, इन्वेंटरी थी, उसके लिए इन्वेंटरी थी, उसके लिए इन्वेंटरी थी। तो मालूम हुआ एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट एसेट होता है लेकिन दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट हो जाता है, एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट एसेट होता है लेकिन दूसरे इदारे के लिए वही एसेट क्या हो जाता है बोलो, नॉन करंट हो जाता है, वो दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट एसेट हो जाता है, दूसरे इदारे के लिए वही एसेट क्या हो जाता है बोलो, नॉन करंट एसेट हो जाता है, दूसरे इदारे के लिए नॉन करंट एसेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटेंशन। सेकंड मिसाल दूं, गाड़ियां, गाड़ियां, मैं और आप मैं और आप गाड़ियां क्यों लेते हैं, यूज करने की नीयत से लेते हैं, हमारे इदारे के पास गाड़ियां हैं, यूज यूज करने की नीयत से, तो गाड़ियां हमारे लिए फिक्स एसेट है, गाड़ियां कार्स हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है। लेकिन मेरे बच्चों शोरूम वाले के लिए गाड़ी क्या है, इन्वेंटरी है, शोरूम वाले के लिए गाड़ी क्या है, इन्वेंटरी है, क्योंकि शोरूम वाला गाड़ियां बेचने की नीयत से लेता है, शोरूम वाला गाड़ियां बेचने की नीयत से लेता है, तो शोरूम वाले के लिए गाड़ियां गाड़ियां इन्वेंटरी है, गाड़ी इन्वेंटरी है, सही है। तो देखो आखिरी क्या डायलॉग बोला, ये मुमकिन है कि एक ही एसेट एक इदारे के लिए करंट है और दूसरे इदारे के लिए क्या है, नॉन करंट, बिकॉज ऑफ इंटेंशन। तो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, राइट।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कॉपी कर लें। आज हमने सिर्फ पहले एलिमेंट पे बात की, मैंने ज्यादा किसी एलिमेंट पे बात ही नहीं की। लिखवाए सारे नाम है अल्सर, लेकिन बात सिर्फ एसिड्स पे की है। एसिड्स पे बात की और उसकी दो टाइप्स, एसिड्स पे बात की और उसकी दो टाइप्स, करंट और नॉन करंट एसिड्स। कर लिया? लिख लिया भाई? हाँ। अब प्यार से प्लीज देखें, आज हमने क्या क्या बातें की हैं। सिर्फ हमने आज कुछ बातें की हैं यार। हमने दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर पे बात की। हमने तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे बात की, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी। फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे बात की। फिर हमने अल्सर, ये 5 एलिमेंट सिर्फ लिखे हैं और उसमें से सिर्फ एसेट्स पे बात हुई है। सिर्फ एसेट्स पे बात हुई है, सिर्फ एसेट्स पे। और उसकी ये दो टाइप्स पे बात हुई है, एसेट्स की दो टाइप्स पे बात हुई है। ठीक है, उम्मीद है आपने सब लिख लिया होगा और कोई इसमें से कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब मेरी अर्ज सुने, देखें